प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा आप सब अच्छे से होंगे और अपने घर में ही सुरक्षित रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज आपको हम कक्षा 7 के सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की किताब के पाठ 1 लोकतंत्र के दूसरे भाग में ले चलते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र का विकास और भारतीय लोकतंत्र में समानता। आज हम देखेंगे भारतीय लोकतंत्र में असमानताएं, यानी कौन से वो क्षेत्र हैं जहां भारतीयों को, यहाँ के प्रत्येक नागरिक को एक समान भाव नहीं प्राप्त होता है या उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वे सब एक समान हैं। आखिर वो क्या क्या कारण हैं जिनके वजह से उन्हें असमानता समझ में आती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में क्या क्या असमानताएं हैं। भारत में सामाजिक जीवन में अभी भी कुछ असमानताएं बनी हुई हैं। जैसे कि भारत में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दैनिक जीवन एवं कार्य के क्षेत्र में समानता प्राप्त नहीं है, या तो उनका रहन सहन का स्तर एक समान नहीं है। कुछ लोग बहुत उच्च वर्ग के हैं, कुछ मध्यम और कुछ निम्न वर्ग के। कुछ लोगों को खूब अधिक धन कमाने के रास्ते या जरिए मिल जाते हैं, कुछ लोग बहुत कम कमा पाते हैं, कुछ को मजदूरी मिलती है, कुछ को मजदूरी भी नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार से दो स्तरों पर भी उनमें असमानताएं पाई जाती हैं। आपको कई ऐसे स्त्री पुरुष मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे कचरे के ढेर से प्लास्टिक या अन्य कुछ इस प्रकार की वस्तुएं चुनते मिल जाएंगे। ट्रेनों की बोगियों में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे अवैध रूप से झाड़ू लगाते, सफाई करते मिल जाएंगे और लोगों का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं होता, वे उसे हे दृष्टि से देखते हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। निर्धनता वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण लोग अपने आप को दूसरों से अलग समझ पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का रहन सहन का स्तर, उनके पहनावे ओढ़ावे, खाने पीने का और सामाजिक स्तर, हर तरह से वो अपने आप को अन्य लोगों की अपेक्षा कमतर समझ पाते हैं। ऐसी ही एक असमानता का आधार है जाति व्यवस्था। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांव में ही होती है, शहरों में नहीं, लेकिन शहरों में भी आपकी ये सोच गलत हो सकती है। समाचार पत्रों में हम आए दिन देखते हैं विवाह के विज्ञापन, वैवाहिक विज्ञापन। इन विज्ञापनों में आप देखेंगे कि कोई भी जाति का व्यक्ति किसी अन्य जाति के लड़के या लड़कियों की खोज नहीं करता, बल्कि वो अपनी ही जाति के लड़के लड़की की खोज करता है। जैसे कि आप यहाँ एक अखबार का विज्ञापन देख सकते हैं। ये एक वैवाहिक विज्ञापन है और इसमें 3 तरह के उदाहरण हैं। पहला है तैलिक, 28 वर्ष, 5 फुट 7 इंच, PhD, M.Ed, नेट और जेट सरकारी शिक्षक, लेकिन इसने अपने लिए स्वजातीय कन्या का चुनाव किया है। अर्थात इतने पढ़े लिखे लोग भी अपने लिए स्वजातीय व्यक्ति ही ढूंढते हैं। दूसरे में आप देखेंगे कि 23 वर्षीय, 5 फुट 3 इंच, स्लिम, गोरी, स्नातकोत्तर कंप्यूटर साइंस से और ब्राह्मण कन्या हेतु भी स्वजातीय वर ही चाहिए। तीसरे विज्ञापन में देखिए कुर्मी, 27 वर्ष, 5 फुट 6 इंच है, मैकेनिकल इंजीनियर हेतु शिक्षित स्वजातीय वधू चाहिए। तो आपने देखा कि 3 विज्ञापन हैं और तीनों विज्ञापनों में 3 तरह के लोगों ने अपने ही स्वजाति से वर या वधू का चुनाव करना चाहा है। अगले टॉपिक मानवीय गरिमा का मूल्य पे अब हम आते हैं। तो मनुष्य की एक अपनी मानवीय गरिमा होती है हर इंसान की, जिसके बारे में यहाँ अंबेडकर जी कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ है और इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, यानी व्यक्ति आत्मसम्मान के बिना कुछ भी नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष के से ही व्यक्ति
बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ देखेंगे कि मानवीय गरिमा का मूल्य में 1975 में बनी दीवार फिल्म के एक दृश्य को दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा जो पटरी के किनारे बैठकर जूते पॉलिश करता है, जब उसी फिल्म का एक किरदार उसे पैसे फेंक कर देता है तो बच्चा उस गिरे हुए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है और कहता है कि सर, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, मेरे अपने काम की अपनी कीमत है और आप इसकी कीमत चुका रहे हैं तो मुझे यह सम्मानपूर्वक मिलना चाहिए। तो प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या वर्ग में हुआ है, अथवा वे अमीर हैं या गरीब। जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और उससे उनके आत्मविश्वास में कमी आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता का प्रावधान है, अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है। जो पहला है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। भारत के किसी भी कोने में उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो, वह किसी भी धर्म या जाति का हो, उसका जो भी लिंग हो और उसका जन्म स्थान कोई भी हो, उस व्यक्ति के साथ कोई भी असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या अंशतः किसी राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुएं अर्थात सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नानघर, सड़क और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या शर्त के आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। अब यह विचारणीय विषय है कि कानून के होने के बावजूद जब ये संविधान के अनुच्छेद 15 में कानून बना दिया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार नहीं होगा, तो इस कानून के होने के बावजूद लोगों के साथ समानता का व्यवहार क्यों नहीं होता? इसके पीछे कारण यह है कि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार करते हैं और यह जानते हुए भी कि उनके साथ किया गया भेदभाव कानूनतः जुर्म है, अपराध है, दंडनीय है। इसके बावजूद वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर भी लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सामूहिक जनता के दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे और क्रमिक रूप से परिवर्तन आता है। व्यक्ति विशेष तो इसे समझ सकता है और इससे बचने की कोशिश करता है कि वह लोगों के साथ भेदभाव ना करे, लेकिन जब सामूहिकता की बात आती है तब लोगों में यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है। वर्तमान दृष्टिकोण में बदलाव तभी संभव होगा। वर्तमान दृष्टिकोण का तात्पर्य है ये कि जो लोग एक दूसरे के साथ असमानता या भेदभाव का व्यवहार करते हैं, इसमें बदलाव तभी संभव होगा जब लोग सभी को एक समान समझने लगेंगे और इसके लिए उनको विश्वास करना होगा कि हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात यह लंबे समय तक चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सक्रिय सहयोग देना होता है। अब है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वैसे ही विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्र है। तो हम देखेंगे कि क्या अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी समानता या असमानता पाई जाती है।
तो ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय लोकतंत्र में ही असमानता का अस्तित्व है और समानता के लिए संघर्ष जारी है। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष होते रहे हैं और ऐसा ही एक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से यहाँ लाए गए थे। इन्हें अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाता है। बहुत समय पहले जब गुलामी का दौर था तो अमेरिका में अफ्रीका से गरीब लोगों को खेती करवाने के लिए या खदानों में काम कराने के लिए लाया गया मजदूर बनाकर, और ये अमेरिका में बस गए। वहाँ पर ये अफ्रीकी अमेरिकन कहलाते हैं, लेकिन उनके साथ असमानता का व्यवहार होता है। तो 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों ने समान अधिकार प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन किया था। इससे पहले यहाँ के गोरे इन अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ बहुत ही असमानता का व्यवहार करते थे और कानून की नज़रों में भी वो समान नहीं थे। अमेरिका एक बहुत ही विकसित देश है, लेकिन वहाँ पर उस समय में भी लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता था। और उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय इन अफ्रीकी अमेरिकनों को बस में सबसे पीछे की सीट पर बैठना होता था। कोई भी गोरा व्यक्ति ही आगे की सीट पर बैठ सकता था। रोसा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी और 1 दिसंबर 1955 को जब वे दिन भर काम करके थक कर दफ्तर से अपने घर लौट रही थी तो उन्हें बस की अगली सीट पर वो बैठ गई और एक गोरे व्यक्ति ने उन्हें अपने सीट से उठने को कहा। उन्होंने इस व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन का नाम दिया गया। और यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसक तरीके से चलाया गया। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और महात्मा गांधी के ही बताए रास्ते पर चलने वाले थे, उनके अनुयायी थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर अहिंसक तरीके से ही इस आंदोलन को चलाया था। वे अमेरिका के एक पादरी एवं आंदोलनकारी थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप 1964 में अमेरिका में एक कानून बना जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है और इस कानून के तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो वहाँ का नागरिक है और किसी भी नस्ल का हो, उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को अब किसी भी स्कूल में नामांकन हो सकता था। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन अभी गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन अपने बच्चों का अच्छी व्यवस्था वाले स्कूलों में नामांकन कराने में असमर्थ हैं। लोकतंत्र में समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। व्यक्ति तभी अपनी गरिमा को बचा सकता है, अपने आत्मसम्मान को, जब वो अपने परिवार के समुचित देखभाल और उसके रख रखाव के लिए संसाधन उपलब्ध कर पाता है और उसके साथ तब कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।